मणिपुर में चल क्या रहा है? मणिपुर से यहाँ बीती रात फिर से हिंसा हुई है। Now, in another set of violence breaking out in the northeastern state of Manipur, around 3. मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट। मणिपुर में हालात काबू होने के नाम नहीं ले रहे हैं। मोटी मोटी बात यह है, इन 10-12 सालों में मैतीस के बीच सेल्फ एवेकनिंग हुई है, वहीं कुकीज़ के बीच सोशियो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है। सोशियो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके वे पाना क्या चाहते हैं? पहला है डिलिमिटेशन, उस प्रक्रिया में वे फ़ायदे में रहें। दूसरा, कुकी जाति की खुद की पॉलिटिकल आइलैंड हो इस रीजन में। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पूर्वोत्तर भारत में सोशियो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तकरीबन सभी जातियां कम ज़्यादा करते हैं। म्यांमार से कुकीज़ की इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ नहीं हुई है, बल्कि गन्स, ड्रग्स, आइडियोलॉजी और हिस्ट्री की हुई है। चर्च का रोल महत्वपूर्ण है। महीनों हो गए हैं, आज भी मणिपुर शांत नहीं हुआ है। मीडिया में आते एक्सपर्ट्स, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स ऐसे तथ्य जनरली पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बोलते हैं जो सही नहीं है। कई धारणाएं भी हमारे अंदर घर कर चुकी है, या यूँ कहें इन 70 सालों में बिठा दी गई है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो उस नैरेटिव का शिकार हो जाते हैं जिसका सच्चाई से कोसों दूर तक रिश्ता नहीं है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही तथ्य, जानकारियाँ या धारणाएं रखेंगे जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, जिससे कि हम अच्छे तरीके से पूर्वोत्तर भारत को समझ सकें, स्पेसिफिकली मणिपुर को समझ सकें। पूर्वोत्तर भारत को लेकर कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। वीडियो के आगे बढ़ाने से पहले इन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। पूर्वोत्तर भारत से आ रही जानकारियां, चाहे वो इतिहास हो या कुछ घटनाएं, आप जल्द विश्वास ना करें और राय ना बनाएं। चेक करें, क्रॉस चेक करें। प्रोपेगेंडा र्यूमर, चाहे वो प्रिंट फॉर्मेट में हो, वीडियो या ऑडियो फॉर्मेट में हो, कई बार देखा गया है ये प्रोपेगेंडा र्यूमर मास मूवमेंट तक का शेप ले लेती है। चाहे अनचाहे ये पूर्वोत्तर भारत में वर्षों से चली आई है। एक्सपर्ट्स छुपाते हैं, इग्नोर करते हैं, सबवर्ट करते हैं। आज हम उन्हीं धारणाओं पर बात करेंगे। ये भी ऐसा एक टॉपिक है, बिना जाने कई स्पीकर्स ट्रैप हो जाते हैं। 1717 में हिंदू धर्म को अपने साम्राज्य में फैलाया था। Worship more than one god, but it wasn't Hinduism. का एक हिंदुइज्म से मिलता जुलता लोकल पॉलिथिस्टिक रिलीजन था। ये रिलीजन हिंदुइज्म से मिलता जुलता था, बट हिंदुइज्म नहीं था। Pre-Hindu Meiteis. So Meiteis of Manipur formally became Hindu in 1704. सन 1709 में बताया जाता है पूरे मैतेई समुदाय ने हिंदू धर्म अपना लिया। The original faith, some call it Meitei Dharma, but it is more to do with ancestor worship, nature worship. The conversion of Hindus, particularly those people in the valley area, was complete. मणिपुर के विषय पर ये कई बार सुना गया है। आज से 3 साल पहले हमने मणिपुरी मैतेइस पर वीडियो बनाया था, वो आप देखिए। उस वीडियो से आपको पता चलेगा कैसे मैतेई समाज खोखली होती चली गई। उस वीडियो का यही ऑब्जेक्टिव था, हम हिंदुओं को पता चल सके मैतेई जाति के साथ हो क्या रहा है। जानिए मणिपुर में प्री हिंदुइज्म रिलीजन बनाया कैसे गया है। उसका एक टेम्पलेट है। आज की मणिपुर यूनिवर्सिटी किसी ज़माने में JNU का एक्सटेंशन सेंटर हुआ करता था। डे 1 से ऐसे इंटेलेक्चुअल्स आए थे, वे नाम के हिंदू पर एंटी हिंदुइज्म थे। आज भी आपको हिंदुइज्म पर PhD थीसिस पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप PhD प्रोपेगेंडा करो, PhD आपके हाथ में होगी। यही PhD थीसिस कुछ सालों बाद बुक्स के रूप में पब्लिश होती है, फिर ये आपके हाथों में पहुंचती है। मणिपुर यूनिवर्सिटी और साथ में देश से बाहर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे रिसर्च की गई। इस रिसर्च की खासियत ये होती है, देवी देवताओं का बंटवारा किया गया। ग्राम देवी, ग्राम देवताएं, कुल देवी, कुल देवताएं, यहाँ तक कि स्थान देवी, स्थान देवताओं को प्री हिंदुइज्म रिलीजन में डाल दिया जाता है।
आप ये सोचिए, देवताओं का बंटवारा कौन कर रहा होता है? एक इंसान। ये जो मुहिम है इसको रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहा गया। ये जो प्री हिंदुइज्म के सपोर्टर्स थे, इनका कब्जा एकेडमिक्स, पॉलिटिक्स और ज़मीन में 1980s तक मैतेइस के बीच हो चुका था। मणिपुर में मैतेइस के बीच पहले रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, उसके बाद रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, साथ में सेकुलरिज्म, ये सब चढ़ा हुआ है। पालकी शर्मा का ये कहना, Worship more than one God, but it wasn't Hinduism. Worship more than one God, but it wasn't Hinduism. फर्स्ट पोस्ट में बैठी रिसर्च टीम को पता नहीं है मणिपुर का क्या है लिंकेज भगवान शिव और महाभारत से। उनके रिसर्च टीम से अगर पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए मैतेइस को कब पता चला दैट हिंदुइज्म से पहले उनका पहला कुछ धर्म था, छोड़िए उनको। 1940s इम्फाल वैली में मैतेइस को पता चला, अच्छा हिंदुइज्म से पहले हमारा एक धर्म हुआ करता था। मैतेई समाज में गहन डिस्कशन और डिबेट शुरू हो जाता है। इस एपिसोड को हम यहीं छोड़ देते हैं। मणिपुर पर बनाए गए वीडियोस में हमने बताया है। रिसर्च टीम ऊपर से चेथारोल कुंबाबा को मेंशन करते हैं। From a source called Chetharol Kumbaba. It's not 100% reliable though, because this is a court chronicle. You could call it a mix between myth and history. चेथारोल कुंबाबा मणिपुर की रॉयल क्रॉनिकल्स हैं। जब मीडिया में इस रॉयल क्रॉनिकल का नाम आ ही गया है, चलिए समझते हैं। विकिपीडिया में चेथारोल कुंबाबा पेज में जितने भी नाम हैं, जैसे एल इबोंगोहल सिंह, एन खेलचंद्र सिंह और सरोज एन आरंबम पारत, इनका काम अगर आप पढ़ेंगे आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। एल इबोंगोहल सिंह, एन खेलचंद्र सिंह का क्या योगदान है मणिपुरी नैरेटिव में? वो ये है कि मैतेई राजा जब हिंदुइज्म में कन्वर्ट होता है, वो हिंदू धर्म से पहले पालन कर रहे धर्म ग्रंथों को जला देता है। ये परम ज्ञान इनका ही देन है। सरोज एन आरंबम पारत का मणिपुरी नैरेटिव में यह योगदान है। कोई अगर कहता है हिंदुओं का ये भगवान है और प्री हिंदुइज्म धर्म का ये भगवान है, इस विचार को सॉलिडिफाई करने के पीछे सरोज एन आरंबम पारत है। सरोज एन आरंबम पारत वैसे तो कन्वर्टेड क्रिश्चियन मैतेई हैं, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 1974 में सरोज एन आरंबम पारत की ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में की गई पीएचडी थीसिस को पढ़िए। मणिपुर की 1960s के बाद बनाई गई हिस्टोरिकल नैरेटिव फेक है। चेथारोल कुंबाबा के ऊपर कार्य कर रहे एक्सपर्ट्स पर, उनके टूल्स, हाइपोथेसिस और थ्योरी पर हमें तो विश्वास नहीं है। इट इज़ ए कॉलोनियल नैरेटिव। उनका लेंस कॉलोनियल होता है। और एक बात बतानी ज़रूरी है, वो ये है, अगर कन्वर्टेड क्रिश्चियन जातियों में रिवाइवलिस्ट मूवमेंट चल भी रहा हो, हमारा ध्यान जाता नहीं है। खासी जाति को ही ले लो, ये कई दशकों से अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज जब मणिपुर सुर्खियों में है, कई स्पीकर्स ने कहा कि मैतेइस का कन्वर्जन 18th सेंचुरी में हुआ है। इस फैक्ट में लॉजिकली इसमें खामियां हैं। हमने कई वीडियो में इसके बारे में बताया है। ठीक है, मान लेते हैं 18th सेंचुरी में मैतेइस का कन्वर्जन हिंदुइज्म में हुआ है। अगर कोई हिंदू इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट कीजिए हिंदुइज्म में किस तरीके से कन्वर्जन होता है, फिर आपको पता चल जाएगा इस फैक्ट में कितना दम है। अगर आप ये मानते हो मणिपुर में मैतेइस का कन्वर्जन 18th सेंचुरी में हुआ है, फिर आप ये भी मान लो मणिपुरी रासलीला बॉलीवुड आइटम सॉन्ग है। क्यों मणिपुरी रासलीला बॉलीवुड आइटम सॉन्ग है? अभी तक ये बेचा जा रहा है कि 18th सेंचुरी में मैतेइस का कन्वर्जन हुआ है। मान लेते हैं 1700 AD में कन्वर्जन हुआ है। वैसे डेट ऊपर नीचे होता रहता है। 1819 से 1826 तक मणिपुर बर्मीज के कब्जे में था। इस दौरान मणिपुर का पूरा विध्वंस हो चुका था। मणिपुर से खूब पलायन होता है। इसी पलायन के कारण मैतेई मणिपुर से बाहर कई राज्यों में आज भी रहते हैं। वहीं 1920 में मणिपुरी रासलीला बांग्लादेश में डिस्कवर की जाती है। 1700 से 1820 तक कैसे मैतेई से कन्वर्जन होता है? मणिपुरी रासलीला भी बनाया जाता है,
ये कैसे हो सकता है? सिर्फ 120 सालों में कन्वर्जन का होना और रासलीला का बनाया जाना, ये कैसे हो सकता है? ये भी कहना ज़रूरी है, ये प्री हिंदुइज्म का चूरन ये चूरन ही है। आज जो मणिपुर में हालत है, मैतीस के अंदर ही 4 विचारों के फॉलोवर्स हैं: सनातन, इस्लामिक, प्री हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी। इनके सोच में अंतर है। पूर्वोत्तर भारत में और एक ट्रेंड है, यहाँ जातियाँ अपने खुद की रिलीजन लॉन्च करते रहते हैं और भारत सरकार को मेमोरेंडम भेजते हैं कि उनकी रिलीजन को स्वीकृति दिया जाए। पूर्वोत्तर भारत में रह रही जातियों को क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, एक जाति एक धर्म। ये जो मैतीस के बीच इतने सारे इज्म के दुकान खुले हुए हैं, ना ये कभी चली है और ना चलेगी। एक काम जरूर करती है, मैतीस का खूब कन्वर्जन कराती है। मोटी मोटी बात यह है, प्री हिंदुइज्म एक कन्वर्जन टेक्निक है। रिसेंटली कुछ वीडियोस निकल के आए हैं जिस पर ओरिजिन पर बात चली है। ऐसे अनेकों वीडियोस आए हैं। हिस्टोरिकली मैतीस का ओरिजिन साउथ ईस्टर्न तिब्बत और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से है, जो करीब 33 एडी में प्रेजेंट डे मणिपुर के वैली में आके ये लोग बसे थे। वहीं पे नागास, जो ओरिजिनली चाइनीज एथनिक ट्राइब कियांग से बिलोंग करते हैं, वो भी तिब्बत से माइग्रेट होकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड यानी कि प्रेजेंट डे नागालैंड में आकर सेटल हुए। इसीलिए तब से उनको नागास बुलाया जाने लगा। इन दोनों से विपरीत कुकीज एक इजरायली जूस ट्राइब है जो काफी दूर से ट्रैवल करके आए थे। उनकी जर्नी 722 BC में एसेरियन रीजन यानी कि आज के ईरान, सीरिया और टर्की से शुरू हुई। वहां से वो ईरान फिर अफगानिस्तान में जाकर सेटल हुए। लेकिन 457 BC में अलेक्जेंडर के हमले के बाद वो वहां से निकलकर सेंट्रल चाइना में सेटल हुए। पर यहाँ भी उनके लोकल ट्राइब्स के साथ क्लैशेस की वजह से उन्हें यहाँ से भी निकालकर बर्मा यानी कि प्रेजेंट डे म्यांमार के चिन रीजन में आके सेटल होना पड़ा। इन सब वीडियोस का कहना है, मणिपुर एक रेलवे स्टेशन है और पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत एक पोर्ट है या यूं कहें कॉरिडोर है। ये क्षेत्र लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है जहां पर दुनिया के हर एक कोने से लोग समानों की तरह जातियां आए और बसे। मणिपुर के केस में मैतेई, कुकी और नागास। आप लोगों को पता नहीं है, पूर्वोत्तर भारत में किलो और क्विंटल के हिसाब से ओरिजिन थ्योरी बनाई और खरीदी जाती है। यहाँ पर फुल फ्लेज्ड मार्केट है। देखिए, ओरिजिन पर बात होती है, पर ओरिजिन पर हमेशा ही हमारी संस्कृति में बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम होती है और हिस्ट्री सेंट्रिक नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर मैतीस मानते थे उनकी ओरिजिन अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन से है। वहीं कुकीज की ओरिजिन पर ये मानते थे कि वे केप से निकली जातियां हैं। इन दोनों ओरिजिन थ्योरीज स्पेस एंड टाइम में है ही नहीं और ना हिस्ट्री सेंट्रिक है। पर जैसे ही हम ओरिजिन का इश्यू स्पेस एंड टाइम में ले जाते हैं, फिर ऐसी चीज़ें प्रस्तुत की जाती है जैसे आपने इस वीडियो में देखा। ऐसे ओरिजिन थ्योरीज नॉर्थ ईस्ट में उड़ते रहते हैं, किलो के भाव बेचे जाते हैं और इन्हें खरीदा जाता है। ओरिजिन टॉपिक ऐसी एक टॉपिक है जातियों का फेवरेट टाइम पास रही है। इंटेलेक्चुअल्स लगे रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्यों पूर्वोत्तर भारत में जातियां अपना टाइम ओरिजिन पर इन्वेस्ट करती है? ये इसलिए है क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए ओरिजिन एक टॉपिक हुआ करता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने वही टेम्पलेट फॉलो किया, इसलिए हमें ऐसे वीडियोस दिखाई देते हैं। पूर्वोत्तर भारत में माइग्रेशन हुई है, ये जातियों को पता है। बांग्लादेश में रह रहे मैतेइस को पता है वे कहां से माइग्रेट हुए हैं। कुकीज का ये कहना कि वे इजराइल से आए हैं। सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहले किसको पता चला कि इजराइल से उनकी ओरिजिन हुई है? इन कुकी पादरियों के सपने में आया इजराइल से उनकी ओरिजिन है। अब सपनों का क्या कर सकते हैं? ऐसे ही मैतेइस के बीच किलो के हिसाब से वे बता देंगे कि उनकी ओरिजिन कैसे हुई। आसान शब्दों में ओरिजिन का इश्यू जातियों के इंटेलेक्चुअल्स ऐसे लेते हैं, पता लगाओ वो कौन सा अंडा है जिससे निकल कर ये जाति बनी है। मणिपुर कैसे बनी? जानकार मणिपुरी हिंदू ये कहेगा,
पूरा मणिपुर एक समय पानी से भरा हुआ था। भगवान शिव ने जब तांडव किया और त्रिशूल से चोट किया, पानी जमीन के नीचे बनी नालियों से निकल जाती है। पानी निकलने के बाद जमीन जो निकल के आई वो आज का मणिपुर है। आगे ये भी बोलेगा, हम महाभारत में अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के वंशज हैं। महाभारत में मणिपुर का वर्णन कहाँ आता है? मणिपुर का वर्णन महाभारत में आदि पर्व अर्जुन वनवास सेक्शन 217 में आता है। ये कुछ ऐसा है। अर्जुन अपने 12 वर्ष के वनवास के दौरान मणिपुर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात चित्रांगदा से हुई। चित्रांगदा मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री थी। उन्होंने जब अर्जुन को देखा तो उन्हें विवाह करने की इच्छा जताई। अर्जुन ने भी उनसे विवाह करना स्वीकार कर लिया, किंतु राजा चित्रवाहन की एक शर्त थी कि उनकी पुत्री का जो पुत्र होगा वो उनके साथ मणिपुर में ही रहेगा। चित्रवाहन ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, और यदि उनकी पुत्री का विवाह होता तो वो भी अपने ससुराल चली जाती। उसका वंश कभी आगे नहीं बढ़ सकता था। अर्जुन ने यह स्वीकार कर लिया। उसके बाद अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ विवाह किया और उससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बब्रुवाहन पड़ा, और वे अपने नाना के साथ मणिपुर में ही रहने लगा। और उसके बाद अर्जुन ने वहां से भी प्रस्थान कर लिया। कईयों के दिमाग में सवाल उठा होगा, कश्मीर का नाम भी महाभारत में है, मणिपुर भी, कहीं रिजल्ट इक्वल ना हो जाए। अंग्रेजों के ज़माने में यही मैतेई अपने आप को हम क्षत्रिय हैं बोल के अपनी पहचान देते थे। मैतेई सनातन धर्म को लेकर इतने कट्टर थे कि पूछिए मत। ब्रिटिश एरा में चर्च की दुकान पूरे इम्फाल वैली में खुली ही नहीं, एक ईंट तक लगाने नहीं दिया गया। यह है मणिपुरी रासलीला। मैतेई जाति सिर्फ रासलीला नहीं मनाती, बल्कि और एक जाति भी बनाती है। वो कौन सी जाति है? इस जाति ने एक निर्णय लिया था। जी हाँ, एक निर्णय। उस निर्णय का क्या है आज के मणिपुर क्राइसिस में रोल, इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे। 1947 में मणिपुर स्थापित नहीं हुई है, ये सैकड़ों सालों से भारतीय सभ्यता का अभिन्न भाग रही है। हेड हंटिंग तो नॉर्थ ईस्ट का सिनोनियम ही बना दिया गया है। Now the American missionaries came here. They changed the headhunters into a Christianity, a Westerns, a modern, and we are still here because of them. We open our eyes. क्योंकि वो जो हेड हंटर्स थे कि पड़ोस के गांव से 4 सर काट के अपने घर के सामने लगा लिए। ये प्योर क्रिश्चियन मिशनरी प्रोपेगेंडा है। ब्रिटिश राइटर्स की किताबें पढ़ेंगे तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, उन्होंने भी सिर्फ सुना है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस उनका भी नहीं था। हो सकता है इस क्षेत्र में रहने वाले जातियों को पता चल गया था कि अंग्रेज आने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी अपनी हेड हंटिंग प्रथा बंद करवा दी। बंद करो, अंग्रेज आ रहे हैं। हेड हंटिंग हमारे सामने ऐसे प्रस्तुत की जाती है जैसे नित्य किया जाने वाला कार्य हो, जैसे सुबह उठे चलो हेड हंटिंग करते हैं। अगर हम मान भी लेते हैं हेड हंटिंग करते थे, सवाल ये पैदा होता है फिर वे हेड हंटिंग करते किसके थे? अपने ही जाति में या पड़ोसी किसी गांव में करेंगे। वो गांव भी अपना ही समाज का होता होगा, ये निश्चित है। दूसरे जाति समूह में जाकर हेड हंटिंग कर तो नहीं सकते, फिर तो जंगल में वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा, और जंगल की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हेड हंटिंग चल भी रहा हो और पड़ोसी जाति को पता ना चले, ये तो हो नहीं सकता। हेड हंटिंग प्रैक्टिस क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया सफ़ेद झूठ है। इस नैरेटिव से होता क्या है, कन्वर्टेड जातियों को क्रिश्चियनिटी में फेक सेल्फ प्राइड मिलता है। देखो हम तो ऐसे थे, क्रिश्चियनिटी सेव्ड अस। वे अपने प्री क्रिश्चियन स्टेज को गिल्ट से देखते हैं। खुद क्रिश्चियन मिशनरीज लिखते हैं कि कन्वर्टेड क्रिश्चियन जातियां डीरेसिनेटेड हो चुके हैं। पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश ऑफिशियल डबल रोल में थे, मिशनरी एजेंट और दूसरा एज एडमिनिस्ट्रेटर।
अब बात करते हैं वो कौन सी जाति है, उनके द्वारा लिया गया एक निर्णय जिसका इम्पैक्ट आज मणिपुर में पड़ा है। आप सबको पता है मैतेईज ने एसटी स्टेटस की डिमांड रखी है। आप लोगों को ये भी पता है 1932 में अंग्रेजों ने एसटी स्टेटस मणिपुरीज को दिया था। उस एसटी स्टेटस का हुआ क्या? जैसे ही 1932 में अंग्रेज मणिपुरीज को एसटी डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर मणिपुरी मतलब वो नहीं है जो आप और हम मानते हैं कि जो भी मणिपुर में रहते हैं वे मणिपुरी हैं। कहीं ये भी सोच रहे होंगे सिर्फ मैते ही मणिपुरी है, ऐसा नहीं है। उस समय मणिपुरी का मतलब होता है ये दो जातियाँ, मैतेईज और बिष्णुप्रिया। बंगाल मैतेई मुस्लिम होते हैं और वे मैतेई भाषा बोलते हैं। आज भी बांग्लादेश सरकार मणिपुरी बोलने पर मैतेईज, बिष्णुप्रिया और बंगाल को मानती है। 1932 में होता क्या है? जब फ्रेंचाइज कमेटी मणिपुरीज को ट्राइबल घोषित करती है, असम में रह रहे मैतेईज और बिष्णुप्रिया इसका विरोध करते हैं। शुरुआत के दिनों में मैतेईज इस विरोध में साथ देते हैं, पर बाद में पीछे हट जाते हैं। पर ये जो बिष्णुप्रिया नामक जाति है, ये विरोध को चलाती रहती है, अपनी जाति के बीच जन समर्थन लेती है और अंग्रेज सरकार को बताती है कि वे क्षेत्रीय हैं और वे एसटी में नहीं आते। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मणिपुरीज को एसटी स्टेटस से हटाने का मुहिम असम के कछार जिले में चली थी, ना कि मणिपुर में। हमने एक वीडियो बनाया है मैतेईज और बिष्णुप्रिया मणिपुरीज के बीच के रिश्तों पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दर्शकों को बताता चलूँ, मैतेईज और बिष्णुप्रिया है ये हिंदू जातियाँ, पर इनके बीच का रिश्ता सही नहीं है। यहाँ पर बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पूर्वोत्तर भारत में ग्रुप आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी में कई जातियाँ आती है और ये आइडेंटिटी सिर्फ दूसरों के लिए होती है, अपने बीच ये आइडेंटिटी यूज़ नहीं किया जाता है। और एक बात, लैंग्वेज यहाँ पर पैरामीटर एकदम नहीं है और हमें लैंग्वेज एज ए पैरामीटर यूज़ भी नहीं करना है, क्योंकि लैंग्वेज एज ए पैरामीटर कहीं ना कहीं कॉलोनियल वेस्टर्न थॉट है। पूरे पूर्वोत्तर भारत में फैमिलीज ऑफ जातिज हैं, सांस्कृतिक ब्लॉक है, जैसे नागा, कुकी, मणिपुरी, तानी और कचारी। यहाँ कुछ और चल रहा है। कुकीज जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर में रह रहे मैतेईज को बोलते हैं हमारा किसी प्रकार से संबंध नहीं है और ना था। यही तो बात चल रही है आज मणिपुर में। मैतेई जो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं बोलता है ये बिल्डिंग हमेशा ही से ही ऐसी थी, रह रही है और आगे भी ऐसे ही रहेगी। मैतेईज का हाल कुछ ऐसा है जैसे ग्राउंड फ्लोर में रह रहे परिवारों का होता है। बिल्डिंग के अपर फ्लोर्स में रहते कुकीज कहते हैं हम अलग हैं, हमारे फ्लोर्स के साथ हमें अलग कर दिया जाए। ये जो प्लेन्स वर्सेस हिल्स का डिवाइड बताया जाता है, ये उतना ही आर्टिफिशियल और कॉलोनियल है जितना मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, जनरल वर्सेस SC ST है। इतना तो पता चल गया है, इन 10-12 सालों में मैतेई समाज इंट्रोस्पेक्शन में चला गया है और ये डिस्कशन और डिबेट लंबे समय से चल रहा है। So now debate is happening in every strata of Meitei society, as it is happening in civilized society. This will take time. Okay, it will take time, but debate is going on. Every state, every family, every tea stall, people are discussing now. Okay. मैतेई समाज की बेचैनी और डर को समझने के लिए इस वीडियो को देखें। You want to know more about history? Please read as to what is happening to the demographics in the Northeast thanks to illegal immigration. It will only tell you that over a point of time, a free living space will be created where the ratio and the demographic balance will be inverted altogether, and after a point of time, the third wave of separatism and the third round of partition will start in this country. Therefore, recontextualizing history is not a discussion that is meant for the educated elite sitting in air-conditioned rooms having wine or tea. It is meant for everyone to have a say in, because it is bound to affect you on a regular basis. The idea of India has already undergone a grotesque change in the last 15 to 20 years.
and it is undergoing an even more grotesque change right in front of our eyes on a daily basis. असम मिजोरम बॉर्डर से ऐसे दृश्य आप सभी ने देखा होगा। असम मिजोरम बॉर्डर में चली गोलीबारी में 6 असम पुलिस कर्मी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जिसने भी ये क्लैश देखा है वो आराम से इस कंक्लूजन में आ जाएगा कि मिजोस के बीच कुछ चल रहा है, या यूं कहें कुकी समाज के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। कहीं कंफ्यूज हो गए होंगे मिजोस और कुकीज का क्या है रिश्ता। आसान शब्दों में जातियों का परिवार है। वे जातियां जो मिजोरम में रहते हैं उसे मिजोस कहा जाता है। पहले लुसाई के नाम से जाना जाता था। इस परिवार के कुछ जातियां जो मणिपुर में रहते हैं उसे कुकीज कहा जाता है, और म्यांमार में जो रहते हैं उसे चिन कहा जाता है। कुकी समाज में म्यांमार से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, और म्यांमार में वहाँ पर मिलिट्री का शासन आया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई, और वहाँ पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। जब कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा, वहाँ की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, दबिश बनाना शुरू की, और चूंकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है, मान्यवर वहाँ फेंसिंग नहीं है, और आज से नहीं, आज़ाद हुए तब से नहीं है, फेंसिंग नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहाँ शरणार्थी नाते यहाँ आना शुरू हुआ। मान्यवर हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहाँ आना शुरू हो गए, और नारकोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है। इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ लोगों का नहीं हुआ है, बल्कि पैसा, आर्म्स, पॉलिटिकल मैप, डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग का भी डिफ्यूजन हुआ है। सोर्स है पॉपी बिजनेस, इंटरनेशनल फंडिंग, लॉजिस्टिक्स संभाल रहा है चर्च। बिना चर्च के इन्वॉल्वमेंट के पत्ता भी नहीं हिल सकता। असम मिजोरम बॉर्डर क्लैश जिस रूप में की गई वो देखकर मणिपुर में जो हो रहा है ये सरप्राइज नहीं करती है, और ना करनी चाहिए। चल क्या रहा है मणिपुर में? मैतेइस के बीच सेल्फ एवेकनिंग हुई है, हम हैं कौन और हम कहाँ जा रहे हैं। वहीं कुकीज़ के बीच सोशियो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है। यही कुकीज़ म्यांमार में कर क्या रहे हैं और उनकी जीवन शैली कैसी है। कुकीज़ की पॉलिटिकल डिमांड कि उनको स्टेट या यूनियन टेरिटरी दिया जाए, ये कभी हो नहीं सकता। क्या मैतेइस तैयार होंगे? ये सवाल ही बेमानी है। डायरेक्ट एक्शन डे रिपीट नहीं किया जा सकता। अगर हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कुकीज़ की डिमांड को, फिर तो कुकीज़ के बल्ले बल्ले एक नहीं 2 पॉलिटिकल आइलैंड्स मिल जाएंगे, एक मिजोरम और दूसरा कुकीलैंड। फिर दूसरे जो जातियां हैं वो फिर क्या कर रहे होंगे? पूर्वोत्तर भारत में सभी जातियों की पॉलिटिकल एस्पिरेशन मिल गई है, चाहे वो सिंबॉलिक हो। कचारीज का असम, मणिपुरीज का मणिपुर, कुकीज़ का मिजोरम, नागाज का नागालैंड और तानीज का अरुणाचल प्रदेश। इसमें और छेड़खानी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि सिंपल विचार भी अफ्रीका में चल रहे सिविल वार की ओर ले जाएगा। पूरे पूर्वोत्तर भारत में डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। ब्रिटिशर्स का दिया गया फ्रेमवर्क, हाइपोथेसिस, सो कॉल्ड फैक्ट्स, ये चीज़ें ऐसी हैं आपको लगेगा जैसे माइंस बिछा दी गई हो, इसके बीच चलना हो। इन सब माइंस को ढूंढना होगा, डीएक्टिवेट करना होगा। हमने इस वीडियो में यही कोशिश की है। हमने उन धारणाओं को लिया है जो माइंस का काम करती है।